स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक जैन और करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस पार्ट में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियोमीटर। वैसे पोटेंशियोमीटर का एक पार्ट इसके जस्ट पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी आप लोग देख चुके होंगे, ठीक है ना। यदि आपने नहीं देखा है तो वो इसका फर्स्ट पार्ट है। आपको समझ में तभी आएगा जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 11 देखेंगे, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले वो वाला पार्ट देखिए, उसके बाद फिर आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा, ठीक है। इस पार्ट में हम आपको ये बताएंगे कि पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन क्या होती है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है ना। 12th क्लास के एग्जाम में किस तरह से आपको लिखना है, और इसमें आईआईटी लेवल या एससी वर्मा सर की बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है, ठीक है ना। तो पोटेंशियोमीटर आप इसके लास्ट पार्ट में भी देख चुके हैं। पोटेंशियोमीटर एक इस तरह की डिवाइस है जिससे हम किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, विद ग्रेट एक्यूरेसी से। इसके अलावा किसी एक सेल का या अननोन सेल का ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं, दो सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन कर सकते हैं और किसी भी एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो आइए देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। पहले इसका प्रिंसिपल देखते हैं। तो आप वर्किंग प्रिंसिपल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। द पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट potential difference across any two points of the uniform current carrying conductor is directly proportional to the length between two points, that is V proportional to L। देखिए, अब जो लोग पोटेंशियोमीटर को पहले देख चुके हैं उनको मालूम होगा पोटेंशियोमीटर में एक बहुत लंबा तार होता है, ठीक है, ए बी। इसके साथ क्या क्या कनेक्ट होगा, इसके साथ एक ड्राइविंग सेल कैपिटल ई, ठीक है, एक रियोस्टेट आर, ठीक है। जिस अननोन सेल का ईएमएफ हमें फाइंड करना होता है उसको हम अपोजिट ऑर्डर में लगाते हैं। इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर और जॉकी, ठीक है, जॉकी को वायर पे स्लाइड करते हैं और बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करते हैं, ठीक है ना। जब ये बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगी, लेट बैलेंसिंग लेंथ है स्मॉल एल, ठीक है ना, और ए बी की लेंथ है कैपिटल एल। अब आप ये देखिए, इस समय स्मॉल ई का पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, वी ए जे के, ठीक है ना, और E इक्वल टू क्या आएगा, K इंटू एल, वेयर K इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला, V या E एक ही बात है, E प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, जितना अधिक E का पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतनी अधिक लेंथ पर ये बैलेंस होगा, और यही इसका प्रिंसिपल होता है, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ रही। तो आपको प्रिंसिपल तभी समझ में आएगा जब आप इसका पहले वाला वीडियो लेक्चर देख चुके होंगे। इसके बाद है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। इट इज द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, दैट इज के इक्वल टू, देखिए ये जो के है ये कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, और के इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, वी ए बी ओवर कैपिटल एल। कैपिटल एल कौन सी लेंथ है, ए से लेके बी तक की लेंथ, ठीक है ना। तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो की को, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है ना। पोटेंशियोमीटर वायर के पर यूनिट लेंथ का पोटेंशियल कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसके बाद है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखिए, सेंसिटिविटी क्या कहलाती है आप समझिए। सेंसिटिविटी का मतलब है कि अगर ई में कोई थोड़ा सा भी चेंज किया जाए, ठीक है ना, ई की वैल्यू को थोड़ा सा भी बढ़ाया जाए या थोड़ा सा भी कम किया जाए, तो ये इसको आसानी से डिटेक्ट कर ले, ठीक है। ये कहलाती है सेंसिटिविटी, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, यदि ई की वैल्यू बहुत कम भी है तब भी पोटेंशियोमीटर इसको डिटेक्ट कर ले, ठीक है ना। तो यदि कोई भी पोटेंशियोमीटर बहुत छोटी वैल्यू को भी मेजर कर सकता है तो उसकी सेंसिटिविटी होगी हाई। इसको आप दूसरे एग्जाम्पल से इस तरह समझ सकते हैं। देखिए, आप बहुत दूर से एक घड़ी देख रहे हैं, आपके घर में दो घड़ियां हैं, एक का डायल ये है और दूसरी घड़ी इसका डायल ये हो गया, ठीक है ना। अब आप दोनों घड़ी को दूर से टाइम देख रहे हैं, टाइम दोनों में एक ही है, ठीक है ना। आपने एक टाइम देखा और 1 मिनट के बाद आपने फिर से टाइम देखा, ठीक है ना। तो इस घड़ी को अगर आप देखेंगे तो आपको टाइम 1 मिनट का भी डिफरेंस आप क्लियरली मेजर कर पाएंगे, जबकि इस घड़ी में आपको
1-2 मिनट का कोई पता भी नहीं चलेगा कि ये टाइम चेंज हुआ भी है कि उतना ही टाइम है, ठीक है ना। तो ये वाली घड़ी थोड़ा सा टाइम में चेंज होने पर आपको क्लियरली डिटेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन इस घड़ी में अगर आप टाइम देख रहे होंगे तो आपको टाइम में थोड़ा सा चेंज होने पर आपको पता भी नहीं चलेगा। तो किसकी सेंसिटिविटी हाई होगी? इसकी सेंसिटिविटी हाई होगी। अब पोटेंशियोमीटर में हाई सेंसिटिविटी के लिए क्या करना होता है? देखिए, पोटेंशियोमीटर में हाई सेंसिटिविटी के लिए क्या करना होगा? हम जानते हैं E इक्वल टू होता है K इंटू एल। एल की वैल्यू जितनी अधिक होगी सेंसिटिविटी उतनी हाई होगी। एल की वैल्यू अधिक होना मतलब घड़ी का डायल बड़ा होना, ठीक है। और ई की वैल्यू तो फिक्स होगी। अगर के की वैल्यू लो है, ठीक है ना, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम से कम है तभी एल की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होगी। तो फॉर हाई सेंसिटिविटी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट शुड बी लो, ठीक है। अब के की वैल्यू होती क्या है? के इक्वल टू होता है वी ए बी ओवर कैपिटल एल, ठीक है। कैपिटल एल कौन सी लेंथ है? ए से लेके बी तक की लेंथ, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अब आप इसमें देखिए, एल की वैल्यू जितनी अधिक होगी के की वैल्यू उतनी कम होगी, ठीक है। तो हाई सेंसिटिविटी के लिए पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ अधिक से अधिक रखी जाती है। लैब में 2 टाइप के पोटेंशियोमीटर जनरली मिलते हैं। एक की लेंथ होती है 4 मीटर और दूसरे वाले की लेंथ होती है 10 मीटर, ठीक है ना। तो कौन सा हाई सेंसिटिव होगा? 10 मीटर वाला पोटेंशियोमीटर ज्यादा हाईली सेंसिटिव होगा, ठीक है ना। इससे बहुत थोड़ी सी वैल्यू को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्या करना है? टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 डिफरेंट सेल। तो इसका सर्किट डायग्राम देख लो। ये भी हो गया पोटेंशियोमीटर, ठीक है। इसके साथ एक बैटरी कैपिटली, इसको कहते हैं ड्राइविंग सेल। साथ में आप कनेक्ट करोगे एक रियोस्टेट, ये हो गया इसका प्राइमरी सर्किट, ठीक है। सेकेंडरी सर्किट में हम दोनों सेल एक साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ 2 वे की। ये हो गया पॉइंट 1, ये हो गया पॉइंट 2। 2 वे की आप देख लें कैसे होती है। देखो, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये कहलाती है 2 वे की, ठीक है ना। यहां पे हम क्या करते हैं, एक यहां से ये हो गया 1 पॉइंट और ये हो गया 2 पॉइंट, ये दिखाई दे रहे हैं पॉइंट 1 पॉइंट 2, ठीक है ना। इससे एक वायर ले जाके कनेक्ट करते हैं जॉकी के साथ, ठीक है ना। एक वायर यहां से कनेक्ट करते हैं, एक वायर यहां से कनेक्ट करते हैं और यहां से कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर और जॉकी इस वाले पॉइंट से, ठीक है ना। अब जब हमें E1 को कनेक्ट करना होता है तो ये जो की है ये हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट और सेकंड ये दोनों आपस में कनेक्ट होगा, ये डिस्कनेक्ट है। और जब हमें सेकंड वाले सेल को कनेक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, ये वाली की यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट केस में हम यहाँ लगाएंगे, सेकंड केस में यहाँ पे लगाएंगे और दोनों केस में हम लोग बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत फंक्शन समझ में आ रहा है इसका। देखो, सबसे पहले हम 2 वे की हेल्प से E1 को कनेक्ट करते हैं सर्किट में, ठीक है, और बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करते हैं। मान लो बैलेंसिंग लेंथ है L1, तो E1 इक्वल टू क्या लिखा जाएगा कि L1। इसके बाद हम फर्स्ट वाले सेल को डिस्कनेक्ट करते हैं और सेकंड सेल को 2 वे की हेल्प से कनेक्ट करते हैं और इसमें फिर से बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में बैलेंसिंग लेंथ है L2, तो E इक्वल टू आएगा KL2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दोनों को आप डिवाइड करो तो E1 ओवर E2 इक्वल टू आ जाएगा L1 ओवर। हम लोग इसका एक एप्लीकेशन और देखेंगे, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से किसी अननोन सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करना, ठीक है। अब आप इसको देखो, देखो एक हो गया हमारे पास पोटेंशियोमीटर ए बी। इसका मेन सर्किट कैसे बनेगा, एक लगाते हैं ड्राइविंग सेल,
साथ में रियोस्टेट, ठीक है। इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं एक अननोन ईएमएफ ई, ठीक है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, यहाँ बनाए दे रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और इसके साथ लगाते हैं गैल्वेनोमीटर जॉकी, और जॉकी को वायर पर स्लाइड करके सबसे पहले बैलेंसिंग लेंथ को फाइंड करते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है। देखो पोटेंशियोमीटर का वायर हो गया ए बी, ये इसका मेन सर्किट हो गया। अब ऑक्सिलरी या सेकेंडरी सर्किट में हम क्या करते हैं, वो सेल यूज करते हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सिंपलिसिटी के लिए हम इसको बगल में लगाए दे रहे रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्चुअल में ये इसके अंदर का रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। अब हम इसके साथ गैल्वेनोमीटर लगाएंगे और बैलेंसिंग लेंथ को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। मान लो इस कंडीशन में बैलेंसिंग लेंथ है L1, ठीक है। सब लोग ये देख लो, इतना समझ में आ रहा है। हाँ, इतने में किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया इतना। और इस कंडीशन में, ठीक है, अब आप ये बताओ, अगर करंट फ्लो नहीं होती है तो इस रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं होगा। पहले भी आपको बताए थे, क्वेश्चन भी इस पे करवाए थे, ठीक है ना। तो आप ये देखो, इस समय बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी, E इक्वल टू के L1, इक्वेशन नंबर 1। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इतने में, ठीक है। अब हम ठीक है, अब हम सेकंड केस में क्या करते हैं बेटा, ये देखो सेकंड केस के लिए अब हम इसको एक डायग्राम और बना रहे हैं जिससे आप कंफ्यूजन में ना हो, ठीक है ना। देखो फिर से हमने वही पोटेंशियोमीटर लिया ए बी, इसके साथ कनेक्टेड है ई, रियोस्टेट, ठीक है। और इसके पैरेलल में, ठीक है, इसके साथ अपोजिट ऑर्डर में हमने वो सेल कनेक्ट किया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। अब हम क्या करते हैं, इसके साथ इस सेल के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स जिसका रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। इसको हमने इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट किया। और अब आप यहां से गैल्वेनोमीटर जॉकी और इस वायर में स्लाइड करवाते हैं। अब हम फाइंड करते हैं बैलेंस कंडीशन को फिर से एक बार और, ठीक है। अब बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो जाएगी और अब ये आती है L2 पोजीशन पर, ठीक है। पहले बैलेंसिंग लेंथ थी L1, अब बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगी L2, ठीक है। अब एक बात समझना, पहले आप जो बैलेंसिंग लेंथ ले रहे थे E किसके इक्वल था, E इक्वल टू, इसमें तो कोई करंट फ्लो होती नहीं है, अभी ये कैसा कैसा बिहेव कर रहा था, एज ए कनेक्टिंग वायर। और E इक्वल टू क्या था, V A J1, इसको J1 लिखे ले रहे हैं, इसको लिख देंगे J2, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब इस केस में देखो, इस वाले केस में ये वाला पॉइंट ये था, J1 पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, क्यों, क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। अब आप ये देखो पॉइंट ए ये वाला है, यहां तक रास्ता क्लियर है, पॉइंट ए, और यहां से देखो J2 ये है, गैल्वेनोमीटर को थोड़ी देर की तरह मान ले रहे एमीटर की तरह, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट होगा J2, ये वाला भी J2 होगा, ये वाला भी J2 होगा, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहां से यहां तक का होगा। अब बात आपको समझ में आ रही है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब ये किसके अक्रॉस पोटेंशियल पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। इस वाले सर्किट में आर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही थी, लेकिन इस वाले सर्किट में एक लोकल सर्किट में करंट फ्लो होगी आई, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखे दे रहे,
आर बी रेजिस्टेंस इसका है आर, इसको आर लिखे दे रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें अंदर ही अंदर एक करंट फ्लो होने लगी आई डैश, ठीक है। एक करंट यहां से फ्लो हो रही है आई, दूसरी करंट इस सर्किट में फ्लो होने लगी आई डैश, ठीक है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आप लिखेंगे पोटेंशियल अक्रॉस आर, ठीक है। आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल अक्रॉस कैपिटल आर इक्वल टू वी ए जे टू, ठीक है। इतना क्लियर है कि नहीं ये बताओ। अब ये किसके अक्रॉस पोटेंशियल, या तो यहाँ आर के अक्रॉस या फिर यहां से यहां तक का पोटेंशियल, एक ही बात है। इक्वल टू किसके होगा, यहां से यहां तक के पोटेंशियल के, ठीक है। तभी इस आउटर सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो होगी, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बता दो बस, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है आर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, तो आप खुद बताओ आर के अक्रॉस पोटेंशियल कैसे फाइंड करोगे। करंट मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, तो आप क्या लिखेंगे आई डैश आर, ठीक है। आप लोग रेजिस्टेंस बॉक्स जानते हैं, ठीक है। सबने अब तो देख भी लिया होगा, ये रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, ठीक है। ये कहलाता है नॉन रेजिस्टेंस, जिस पिन को भी निकालेंगे उसके बगल में जो लिखा होगा उतना रेजिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो आई डैश आर की वैल्यू किसकी इक्वल होगी। अब इस समय बैलेंसिंग लेंथ है L2, तो आप लिखेंगे के L2, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है। एक बात और हम आपसे जानना चाहते हैं, L2 की वैल्यू जो होगी वो L1 से कम होगी कि ज्यादा होगी। L1 और L2 में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ये बता सकते हैं आप लोग। इस केस में हमेशा L1 इज ग्रेटर देन L2, L1 की वैल्यू L2 से बड़ी होगी। और कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि अगर हम एक्सपेरिमेंटल सेल के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दें तो बैलेंसिंग लेंथ पर क्या इफेक्ट आएगा, तो आप लिखेंगे बैलेंसिंग लेंथ कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, क्योंकि इसका पोटेंशियल कम हो गया। आपको बताए थे जब भी किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हो और सेल करंट प्रोवाइड करता है तो उसका टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम होता है। तो इस समय टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम होगा, और ईएमएफ से कम होगा यानी वोल्टेज कम हो जाएगा, वोल्टेज कम होगा तो बैलेंसिंग लेंथ भी कम हो जाएगी, ठीक है। जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता वो उसको लर्न कर लेना। ई के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। इतना आप याद रख लेना फिर, ठीक है। अब आई डैश की वैल्यू क्या होगी, आई डैश कौन सी करंट है, इस लोकल सर्किट में फ्लो होने वाली करंट, ठीक है। और यहाँ पे कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई डैश इक्वल टू आप लिखेंगे टोटल ईएमएफ, इसके कारण करंट फ्लो हो रही है आई डैश। और ये करंट ना तो यहाँ जाएगी ना इसमें जाएगी, सिर्फ अपने अपने लोकल सर्किट में फ्लो होती रहेगी, ठीक है। अगर करंट यहाँ जा रही होती तो गैल्वेनोमीटर की कोई रीडिंग आती, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है, मतलब आई डैश की वैल्यू 0 होगी। सॉरी, आई डैश केवल इतने सर्किट में फ्लो होगी, यहाँ आई डैश फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो आई डैश इक्वल टू क्या होगा, ई ओवर आर प्लस आर, ठीक है। पोटेंशियल अक्रॉस, हाँ बेटा पूछो। हाँ, देखो फिर से समझ लो, ये ये वाला जो आप बोल रहे हो, ये वाला इतना सर्किट, चलो ठीक है, आप हम आपसे समझ गए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। अब हमें ये बताओ, ये है ई और ये है रेजिस्टेंस आर। अब इसमें करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी ये बताओ, करंट फ्लो होगी ना, बैटरी रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर ये वाला पॉइंट तो ए है तो ये वाला भी ए है, ये वाला पॉइंट भी है तो ये भी हो गया, तो करंट तो फ्लो होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाला पॉइंट एक सा है,
तो आउटर सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी, ये तो एक इंटरनल सर्किट हो गया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जिस तरह यहां से करंट फ्लो होगी वैसे ही ये वाला सर्किट हो गया, इसमें भी करंट फ्लो होगी। ठीक है, अब बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है इतना? देखो, बैटरी को रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करोगे तो करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो आई डैश की वैल्यू कितनी आ चुकी है? ई ओवर आर प्लस आर। इस वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, ई ओवर आर प्लस आर इंटू आर इक्वल टू के एल टू, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके हम लोग स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पर है ई की इक्वेशन 1 ई, और ये है ई ओवर, चलो लिखे दे रहे हैं, ई ओवर ई आर ओवर आर प्लस आर, ई से ही कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू के एल वन ओवर के एल टू, के से के कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? एल वन ओवर एल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो बचेगा आर प्लस आर ओवर आर इक्वल टू एल वन ओवर एल टू। ठीक है, इस आर का दोनों में डिवाइड कर दो और स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, कितना आ जाएगा? इस आर का डिवाइड करोगे तो आर ओवर आर प्लस 1 इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू। तो आर ओवर आर की वैल्यू एल वन ओवर एल टू माइनस 1, और स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल आर का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, कैपिटल आर का यहां मल्टीप्लाई, एक मिनट। ठीक है, देखो आर का डिवाइड किया, आर ओवर आर प्लस 1 इक्वल टू एल वन ओवर एल टू। ठीक है ना, यहां से आपने कर लिया, 1 को इस तरफ ले गए। ठीक है, आर ओवर आर इक्वल टू एल वन ओवर एल टू माइनस 1, और आर का यहां मल्टीप्लाई कर दो इंटू आर। ठीक है, ये आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला। ठीक है, सभी लोग स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो देखो और इसको कोशिश करो सॉल्व करने की। ठीक है, ए भी एक पोटेंशियोमीटर का वायर हो गया, इसकी लेंथ दी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें दो रेजिस्टेंस हैं 8 और 12, 8 और 12। ठीक है, एक बैटरी लगी हुई है और आपको ये पूछा गया है कि किस पॉइंट पर जॉकी को टच करवाएं जिससे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आ जाए। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन देख लो। तो एक रेजिस्टेंस है, एक है 12, टोटल लेंथ है 40। इस लेंथ को आप ले लें L, बची हुई लेंथ होगी 40 माइनस L। ठीक है ना, एक्चुअल में ये क्वेश्चन मीटर ब्रिज टाइप का जाना दिखाई दे रहा है पोटेंशियोमीटर की जगह। ठीक है, अब आप ये देखो बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस, R1 R2 R3 R4। ठीक है, तो 8 ओवर 12 इक्वल टू क्या आएगा? R3 ओवर R4। ठीक है, 8 ओवर 12, R3 की वैल्यू क्या होगी? रो L ओवर A, और R4 की वैल्यू क्या होगी? रो 40 माइनस L ओवर ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 53 एस सी वर्मा।
ठीक है, रो ओवर ए से रो ओवर ए कैंसिल हो गया। ठीक है, आप लोग एल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 4 से कैंसिल कर दो, 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई कर दो, 80 माइनस 2L इक्वल टू 3L। ठीक है, L इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, सबका आ गया होगा यार ये तो। ठीक है, क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा है। पोटेंशियोमीटर हो गया, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है 50 सेंटीमीटर और एक तरफ लगा है 5 ओम, एक तरफ लगा है R। ठीक है, और आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? आपको R की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ गिवन है, ये वाली लेंथ है 30, तो बची हुई कितनी होगी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, तो ये भी आप आराम से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो 6/R ओवर 30/20, इससे कितना आ जाएगा 6 2 जा। ठीक है, R इक्वल टू आ जाएगा 4 ओम। ठीक है, आंसर हो गया 4 ओम। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। देखिए, एक आपको दिखाया गया है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, और ए बी की लेंथ गिवन है, ए बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर बैटरी ऑफ EMF 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इज जॉइंट टू पॉइंट ए एस वन इन फिगर। देखो, एक बैटरी है, इसकी वैल्यू है 4 वोल्ट, इसका एक टर्मिनल ए से कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल दिखाया गया है, ये पॉइंट सी है। ठीक है ना, पॉइंट ए बीच में कोई पॉइंट डी है, ये पॉइंट हो गया बी। ठीक है, टेक द पोटेंशियल एट बी टू बी 0। आपको गिवन है वी बी इक्वल टू 0, पॉइंट बी का पोटेंशियल 0 है। ठीक है, व्हाट आर द पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड सी। आपको क्या फाइंड करना है, पॉइंट ए और सी के पोटेंशियल। ठीक है ना, पॉइंट ए का पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट केस में फाइंड करना है पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी। ठीक है, पहले हमने आपको बताया था जब भी सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना होता है तो उस पॉइंट से कहां तक आते हैं, अर्थ तक। ठीक है, तो वी ए इक्वल टू क्या होगा, वी ए बी, अर्थ मतलब जीरो पोटेंशियल का पॉइंट। ठीक है ना, तो हमें सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए उस पॉइंट से जीरो पोटेंशियल के पॉइंट तक आना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं, ए से लेके बी तक सारे पोटेंशियल हमें ऐड करते जाने हैं। तो आप ये देखो, जाने का एक सबसे अच्छा रास्ता ये वाला है। ठीक है ना, यहाँ से आप गए प्लस में गए तो +6। ठीक है, और यहाँ से रास्ते में कुछ कोई रेजिस्टेंस है नहीं और बी तक आप पहुंच गए। ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू +6। ठीक है, सेकंड हमें फाइंड करना है पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी, वी सी। तो आप कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, वी सी इक्वल टू वी सी बी। ठीक है, सी से लेके बी तक आते हैं। यहाँ पर ये ओपन सर्किट है, कोई करंट फ्लो होगी नहीं। ठीक है, करंट फ्लो नहीं होगी तो यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा। इसके बाद बैटरी है, आप माइनस में एंट्री ले रहे हैं तो -4। ठीक है, इसके बाद यहाँ से +6 और यहाँ से जलते हुए पॉइंट बी तक आप पहुँच गए। ठीक है ना, तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी इक्वल टू कितना होगा, +2 वोल्ट। ठीक है ना, ए का पोटेंशियल होगा +6 वोल्ट और सी का पोटेंशियल होगा +। इसके बाद पार्ट बी में गिवन है, वायर पर एक ऐसा पॉइंट डी है कि इस पॉइंट पर डी का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल इक्वल होगा। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाया होता तो इस पॉइंट पर हमें नल पॉइंट मिल जाता। ठीक है ना, यानी पोटेंशियल ऑफ सी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी एंड नो करंट फ्लो इन द सर्किट। ठीक है ना, तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब इस तरह का होगा। तो आपको मालूम है E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू VAD। ठीक है ना, जो ये वाला पोटेंशियल है स्मॉल e इक्वल टू 4, ये किसके इक्वल होगा, ए से लेके डी तक के पोटेंशियल के इक्वल। ठीक है, E की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल टू VAD। ठीक है, AD का पोटेंशियल कितना होगा, K इंटू, देखिए अब K की वैल्यू फाइंड करने का तरीका ये है कि यहाँ पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप तो हो नहीं रहा। ठीक है ना, यानी ए से लेके बी तक का पोटेंशियल कितना होगा 6 वोल्ट। ठीक है, अब K इक्वल टू क्या होगा, VAB
ओवर 100, ठीक है ना। तो 4 इक्वल टू के की वैल्यू क्या होगी, VAB यानी 6 ओवर 100 इंटू एल, ठीक है। इस तरह से हम लोग एल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एल इक्वल टू 400 ओवर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। या आप लिख सकते हैं 200 ओवर 3 इक्वल टू 66.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेकंड। इसके बाद सी पॉइंट में दिया है कि if C and D are connected then what will be the value of current flow। देखिए C और D एक ही पोटेंशियल पर है, करंट करेंगे तो यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है ना। तो कितनी करंट फ्लो होगी इसमें, 0 करंट, ठीक है। इसके बाद D, अगर इस बैटरी को 7.5 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस करें तो क्या होगा, ठीक है। तो आपको ये बताया था कि ड्राइविंग सेल की वैल्यू कितनी है, 6, और यहाँ पर ड्राइविंग सेल से भी बड़ा हो गया एक्सपेरिमेंटल सेल, ठीक है। जब भी इस तरह की कंडीशन होगी तो बैलेंस पॉइंट हमें मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो नो बैलेंस पॉइंट मिल गया, ठीक है ना। इस कंडीशन में हमें बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा, क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। देखिए इसमें एक पोटेंशियोमीटर आपको दिखाया गया है AB, इसकी लेंथ गिवन है 600 सेंटीमीटर और इसका रेजिस्टेंस गिवन है RAB इक्वल टू 15R, ठीक है ना। इसके साथ एक ड्राइविंग सेल E, इंटरनल रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है और इसके अपोजिट ऑर्डर में एक बैटरी, इसका EMF E/2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। गैल्वेनोमीटर G के साथ कनेक्टेड है। आपको निकालनी है बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है ना। तो जॉकी को हम यहाँ पे कहीं टच करवाते हैं और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आ जाती है, वहां पर रुकते हैं। अब बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, VAJ इक्वल टू E/2, ठीक है ना। VAJ इक्वल, देखिए VAJ इक्वल टू E/2 और VAJ आप कैसे फाइंड करेंगे, ए से लेके जे तक का पोटेंशियल, इसको आप फाइंड करेंगे I इंटू RAJ, ठीक है ना। I इंटू RAJ इक्वल टू हो जाएगा E/2। अब I की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो आप I की वैल्यू इस सर्किट में कैसे फाइंड करेंगे, टोटल EMF E ओवर टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ए से लेके बी तक का रेजिस्टेंस है 15R प्लस स्मॉल r इंटू RAJ इक्वल टू E/2, ठीक है ना। ई से ही कैंसिल हो जाएगा, ई से ही कैंसिल हो गया। इससे RAJ की वैल्यू क्या आएगी, 15R प्लस R हो गया 16R, तो RAJ इक्वल टू आएगा 16R ओवर 2 इक्वल टू 8R, ठीक है ना। अब 8R रेजिस्टेंस की जो भी लेंथ होगी वो कहलाएगी इसकी बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है ना। अब आप ये देखिए, आपको ये मालूम है 15R की लेंथ कितनी है, 600 सेंटीमीटर। तो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, 15R की लेंथ है 600 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यूनिट की कितनी होगी, 600 सेंटीमीटर ओवर 15R और हमें फाइंड करना है 8R के लिए लेंथ, ठीक है। तो 600 ओवर 15R इंटू 8R, ठीक है ना। ये कैंसिल हो जाएगा और इससे 4 ये 40, ये आ जाएगी 320 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी, 320 सेंटीमीटर। देखिए अब हमें फाइंड करना है 560 सेंटीमीटर पर कितना रेजिस्टेंस होगा। तो हम ये जानते हैं 600 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना गिवन है हमें, 15R, ठीक है ना। तो यूनिट लेंथ का कितना होगा, 15R ओवर 600 और हमें कितने का फाइंड करना है, 560 सेंटीमीटर। तो 560 सेंटीमीटर का कितना होगा, 15R ओवर 600 इंटू 560, ठीक है ना। यह आ जाएगा 14R, ठीक है ना। अब आप ये देखिए यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस है 14R और टोटल रेजिस्टेंस है 15R। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस हो गया 14R और ये रेजिस्टेंस कितना बचेगा इस तरफ का,
आर। ठीक है ना। अब ये इस टाइप का सर्किट हो गया और इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करके बना सकते हैं। देखिए, अब आप ये देखिए, ये रेजिस्टेंस है आर, ये रेजिस्टेंस है आर। ठीक है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा इस तरह से बना लें। ये रेजिस्टेंस टोटल हो गया 2R। ठीक है ना। और गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाली करंट, गैल्वेनोमीटर या एमीटर, ठीक है, या इस ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट हमें फाइंड करनी है। ठीक है ना। तो हमें ये वाली करंट फाइंड करनी है। ठीक है ना। इसमें फ्लो होने वाली करंट फाइंड करनी है। तो अब आप ये देखिए, ज्यादा आसान ये रहेगा कि हम यहाँ पे नोडल एनालिसिस का यूज करें। ठीक है ना। तो एक नोड ये हो गया, दूसरा नोड ये हो जाएगा, इसको मान लेते हैं अर्थ। ठीक है। अब आप यहाँ से 3 जाने वाली करंट ले सकते हैं, I1, I2, I3। ठीक है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? I3 की वैल्यू। ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे? अब आप इसमें देखिए, इस पॉइंट का पोटेंशियल लेते हैं V। ठीक है। नोडल मेथड क्या कहती है? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की 2 मेथड हैं, या तो आप लूप मेथड यूज कर सकते हैं या फिर नोडल एनालिसिस। ठीक है ना। नोडल एनालिसिस से फाइंड करना ज्यादा आसान रहेगा, उसमें सिर्फ एक ही इक्वेशन यूज होती है। उन स्टूडेंट्स को नोडल एनालिसिस ना मालूम हो, वो इसका एक वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है। किरचॉफ लॉ बाय नोडल एनालिसिस। ठीक है। अब आप ये देखिए, I1 की वैल्यू क्या होती है? I1 की वैल्यू होगी V माइनस ई ओवर यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस 2R, प्लस I2 की वैल्यू क्या होगी? V ओवर 14R। I3 की वैल्यू क्या होगी? V माइनस ई बाई 2 ओवर R इक्वल टू 0। ठीक है ना। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो I3, सॉरी, हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है? I3। हाँ, तो I3 की वैल्यू सॉल्व करने पर आती है 3E ओवर 22R। ठीक है। ये इसका आंसर होगा। क्लियर है इतना?